नमस्कार दोस्तों। वो फिर जी उठी कविता की कक्षा जारी है। पिछली दो कक्षाओं में हमने नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय लिया और कविता की थोड़ा सा भाग हमने देखा था। वो इस तरह था जैसे कि मध्य प्रदेश या छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश से होकर बहने वाली एक नदी का चित्र कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नदी छोटी है, अपने आप में मस्त है। जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम आदि वृक्षों से हरे भरे थे। नदी की दोनों ओर जंगल था और पानी इतना स्वच्छ और साफ था कि हर कोई या सभी लोग अपना चेहरा नदी में देख सकते थे। रात को आसमान के तारे नदी के स्वच्छ पानी में झांक कर सोते थे और पानी में तारों का प्रतिबिंब पड़ने से नदी जगमगाती दिखाई देती थी। दिन के वक्त उड़ते पंछियों की परछाई नदी में दिखाई पड़ती थी। और नदी सिर्फ नदी ही नहीं, एक आईना है, उस गांव का आईना है, यानी कि उस हमारे जीवन का, चारों ओर के पर्यावरण का, हमारी जीवनचर्या का। तो यही हमने देखा था, एक स्वच्छ निर्भय होकर बहने वाली, निर्बाध होकर बहने वाली एक नदी का चित्र हमने देखा था। और आखिर उसके अंत में कवि कहते हैं कि नदी आईना है, क्योंकि नदी को देखकर हमें पर्यावरण, उस जगह के पर्यावरण का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ जो नदी का चित्रण किया था, उस गांव की संपत्ति थी नदी। उस नदी के कारण बहुत सारे प्राणी जीवित थे, जिंदा थे। तो आगे नदी का वर्णन कवि यूं करते हैं। अंदर तैरती है मछलियां, बाहर बतखें। अंदर तैरती है मछलियां, बाहर बतखें। कछारों में बगलों की कतार, जाने क्या देख रहे हैं महाशय जी ध्यान जमा कर। कछारों में बगलों की कतार, जाने क्या देख रहे हैं महाशय जी ध्यान जमा कर। गांव भी आबाद है, गांव भी आबाद है। बीच बीच में नदी के दोनों ओर बांस और लकड़ी के काम चलाऊ पुल अपने आप बना लेते हैं लोग। ऐसे पुल लगाते हैं छलांग छोकरे, लगाते हैं छलांग छोकरे, बहते पानी के अंदर। डुबोकर पैर बैठी रहती है देर देर तक छोकरियां तट की शिलाओं पर। डुबोकर पैर बैठी रहती है देर देर तक छोकरियां तट की शिलाओं पर। अलापती है कड़ियां लोकगीत की, डरता नहीं है कोई इस नदी से, डरता नहीं है कोई इस नदी से। प्यार ही प्यार मिलता है इसको। देखिए, अभी तक हमने देखा वो नदी कैसी है, नदी के आर पार कैसा है, इन सबका वर्णन शब्द चित्र कवि ने खींचा था। अभी कवि बताते हैं इस नदी से, नदी के कारण आबाद प्राणीगण, उनमें मनुष्य है और मनुष्येतर प्राणी भी है। यह नदी जो है सबका जीवन दायिनी है। नदी के कारण बहुत सारे प्राणी जीवित हैं, एक प्रकार की संजीवनी है नदी। देखिए, इसके शुरू की पंक्तियां देखिए। अंदर तैरती है मछलियां, बाहर बतखें। देखिए, अंदर अंदर इसके पानी के अंदर देखिए न मछलियां तैर रही है और बाहर बतखें, नदी के जो नदी जल के सतह में जो ये जो बतखें जो है तैर रहे हैं। देखिए, ये पिक्चर देखिए, इसमें अंदर मछलियां भी आप देख सकते हैं और जल की सतह में ये जो बतखें जो है वो तैर रही है। तो इस तरह नदी के कारण जीवित है ये प्राणी। और नदी के किनारे देखिए, बहुत ही सुंदर एक पिक्चर खींचा है कवि ने। कछारों में बगलों की कतार, बगुला माने क्या है, यानी कि क्रेन। आपने देखा होगा नदी के किनारे, शाम को आप अगर जाएंगे तो आपने देखा होगा नदी के किनारे बहुत सारे बगले बैठे हुए होंगे और हमें देखकर आश्चर्य लगेगा कि ये बगुला जो है बिल्कुल निश्चेष्ट होकर,
निश्चल होकर, निश्चेष्ट होकर ऐसे बैठी रहती है मछलियों की ताक में, मछलियों की प्रतीक्षा में। हमें ऐसा लगेगा कि ये ध्यान जमा कर बैठा है। कभी कभी वो अपने एक पैर में ऐसे ही खड़ा होता है। तो इसलिए बगुलों का ध्यान ऐसा एक बगुलों का ध्यान ऐसा एक मुहावरा भी है। ये बगुले जो है ऐसी प्रतीक्षा में रहते हैं, जैसे ही ये अंदर तैरने वाली मछली जो है वो जैसे ही जल के सतह में आ जाती है, तो ये बगुला जो है छट से उसे झपट लेती है। तो इसी प्रतीक्षा में अंदर तैरने वाली मछली जैसे ही जल की सतह में आ जाए, इसी प्रतीक्षा में ये बगुला जो है बैठा रहते हैं। तो इसलिए कवि ने भी व्यंग्य रूप से पूछा है, जाने क्या देख रहे हैं ये महाशय जी ध्यान जमा कर। बगुले महाशय, आप ध्यान जमा कर क्या देख रहे हैं? यकीनन वो मछलियों को ही देख रहे हैं। और आगे का पिक्चर देखिए, नदी के दोनों ओर आर पार, क्योंकि नदी इतनी लंबी नदी है, इतनी बड़ी नदी है, तो गांव के लोगों के नदी के उस तरफ जाने के लिए इन नदी के ऊपर पुल बनाया गया है। तो नदी के दोनों ओर बांस और लकड़ी के काम चलाऊ पुल है। ये काम चलाऊ पुल माने क्या है? यानी कि वो ईंट या पत्थरों से या बनाया कोई पुल नहीं है, काम चलाऊ है। मतलब कोई आने जाने के लिए वो कभी भी उसे तोड़ सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, जैसे कि हम वर्किंग ब्रिज कहते हैं। तो ये ठोस या कोई जैसे कि पुल बनाया जाता है ईंट पत्थरों से, ऐसा कोई पुल नहीं है। फिर किससे बना जाता है? बांस और लकड़ी से बनाया जाता है। तो बांस माने यही है, बांस और लकड़ी से काम चलाऊ पुल ये कभी कभी अपने आप बना लेते हैं। यानी कि ये लोग जो है, अगर किसी को उधर जाना है, नगर में जाना है, तो उस समय छट से बना लेते हैं। काम चलाऊ पुल अपने आप बना लेते हैं लोग। ऐसे पुल किसी को बुलाते नहीं है, सभी को मालूम है किस तरह ये बांस जो है जल के ये सतह में ऐसे ही फ्लोटिंग है, उसका एक क्वालिटी भी है। तो ऐसे ही वो पड़े रहते हैं, उसके ऊपर से होकर हम चल सकते हैं। तो ये एक ऐसा पिक्चर है नदी के दोनों ओर। देखिए दोनों पिक्चर में देखिए, एक में मैंने पुल दिखाया है, दूसरे वो पुल से होकर लोग कैसे आते जाते हैं। तो ये ऐसे एक पुल है। और आगे देखिए, लगाते हैं छलांग छोकरे लोग जो है, गांव के छोकरे लोग नदी में छलांग लगाते हैं। गांव में अक्सर आपने देखा होगा, गांवों में ये लड़कों का विनोद है ऐसा। उनके लिए उनके जैसे ही स्कूल से वापस लौटते वक्त, जैसे हॉलीडेज में यानी कि छुट्टियों में ऐसे छलांग लगाते हैं। वो ऐसे लंबे छलांग लगाने वालों को उनके बीच में से पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एक प्रकार का विनोद है ये, खेल विनोद ऐसा ही लेते हैं ये लोग। तो लड़के छलांग लगाते हैं, तो लड़कियां क्या करते हैं? डुबोकर पैर बैठी रहती है देर देर तक छोकरियां तट की शिलाओं पर। ये पहला पिक्चर देखिए, एक लड़की जो है वो तट की शिलाओं पर, मतलब उसके पानी के किनारे, नदी के किनारे जो शिलाएं हैं, जो पत्थर है, उस पर बैठकर अपना पैर उस पानी में डुबो कर बैठी रहती है, देर देर तक बैठी रहती है। तो लड़के लोग छलांग लगाकर उनका खेल एक तरफ चलता है, तो दूसरी तरफ लड़कियां जो है उनके भी ये जो जितने भी समय होते हैं खाली समय में, वे भी इस तरह वहां आ जाती है। सहेलियां मिलकर वहां बैठी रहती है शिलाओं पर, किनारे की शिलाओं पर, अपना पैर नदी के पानी में डुबोकर। तो देखिए नदी से कितना निकट स्थान है उनके जीवन में उस नदी का। बहुत ही नदी उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का, उनकी जीवनचर्या का एक अंग बन गया है। तो आगे देखिए, नदी में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? पहला प्रश्न है, नदी में कौन कौन से, हमने पहले देखा कौन कौन से प्राणी है। नदी के अंदर मछलियां हैं और बतखे हैं। तो इस तरह मछलियां, बतखे जैसे कई सारे प्राणी नदी में जीवित रहते हैं। नदी के किनारे बगुले कैसे बैठे हैं? बगुले
ध्यान जमा कर बैठी है, आंखें बंद करके ध्यान जमा कर बैठे हैं। और नदी के बीच पुल कौन बनाते हैं? पुल बनाने वाला लोग ही है, मनुष्य ही है। आने जाने के लिए बांस और लकड़ी से लोग पुल बनाते हैं। और नदी के साथ लड़के लड़कियों का रिश्ता कैसे चित्रित किया गया है। लड़के छलांग लगाते हैं नदी में और लड़कियां अपना पैर नदी में डुबोकर बैठी रहती है। और एक और बार कवि ने बताया है इसमें, देखिए, देर देर तक तट की शिलाओं पर ये छोकरियां बैठी भी रहती है और फिर क्या करती है, लोकगीत की कड़ियां अलापती है। लोकगीत माने क्या है? फोक सॉन्ग है। उस गांव के जो फोक सॉन्ग है, सभी को मालूम है, फोक सॉन्ग या लोकगीत कुछ ऐसे है कि ये हमारे परंपरा से हमें अपने आप हमारे अंदर जमा होते हैं, अपने आप हमारे संस्कार का अंग बनता है। ये कोई सीखता सिखाता नहीं है, परंपरा से सुने सुनाए हम सब सीखते हैं लोकगीत। तो ये लड़कियां भी वहां बैठकर लोकगीत की कड़ियां, लोकगीत की लाइंस जो है वे आलापती है। तो इस तरह उस नदी से कोई डरता नहीं है, सभी के जीवन में स्वाभाविक एक अंग बन गई है वो नदी। तो यही है नदी के बारे में कवि ने जो चित्रित किया है। आगे देखिए, हम इसका भावार्थ देखेंगे। नदी के अंदर मछलियां तैरती दिखाई देती है और सतह में बतखें भी नजर आती है। यानी नदी कई प्राणियों को जीवन देती है, यानी कि नदी के अंदर मछलियां हैं और सतह में बतखें भी हैं। तो इस तरह नदी कई प्राणियों को जीवन देती है। नदी के किनारे बगलों की कतार नजर आती है, जो पानी की सतह में आने वाली मछलियों की ताक में निश्चल बैठे हैं, निश्चेष्ट होकर वे बैठे रहते हैं प्रतीक्षा में। किसकी प्रतीक्षा में? मछलियों की प्रतीक्षा में। मछलियां जैसे ही जल की सतह में आ जाए तो तुरंत वे उसे छपट लेते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, हे महाशय ध्यान जमा कर बैठे हैं, बगुले महाशय ध्यान जमा कर बैठे हैं। इस तरह नदी के कारण आबाद एक गांव को हम यहाँ देख सकते हैं। वो गांव इसलिए आबाद है क्योंकि वहां नदी का पानी स्वच्छ है, स्वच्छ होकर वो बह रहे हैं। नदी की दोनों ओर आने जाने के लिए लोगों ने लकड़ी और बांस से काम चला वो पुल बनाया है। काम चला वो पुल माने तो उनके आने जाने के लिए जो पुल जो है वो ठोस पुल नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए तात्कालिक रूप से, टेम्पररी रूप से उन्होंने जो बनाया है, काम चला वो पुल बनाया है। फिर क्या है, गांव के लड़के नदी में छलांग लगाते हैं। लड़कियां तड़की शिलाओं पर बैठकर नदी के पानी में अपने पैर डुबोकर बातें करते नजर आती हैं। कभी उनके मुंह से लोकगीत की कड़ियां सुनाई पड़ती हैं। इस तरह नदी सबकी प्यारी है, उस गांव में सबकी प्यारी है नदी, कोई उससे डरती नहीं है क्योंकि उनके जीवन का एक अंग है। तो इसलिए वे कोई भी उससे डरती नहीं है, सबकी तरफ से उसे प्यार ही प्यार मिलता है, तभी तो वो स्वच्छ है। जब भी कोई नदी स्वच्छ दिखाई देगा तो आप जानिए नदी से सब प्यार करते हैं। जब नदी में मालिन्य है, जब नदी मलिन दिखाई देती है या नदी सूख गई है, तो इसका मतलब है हम नदी से प्यार नहीं करते। लेकिन ये जो नदी जो है नागार्जुन ने यहाँ चित्रित किया है, ये जो नदी जो है सबकी प्यारी है, सभी लोगों को या गांव को आबाद करने वाली नदी है। अब आगे देखिए, अंदर तैरती, तो एक बार फिर से देखिए, अंदर तैरती है मछलियां, बाहर बतखें, कछारों में बगलों की कतार। जाने क्या देख रहे हैं महाशय जी ध्यान जमा कर। गांव भी आबाद है, बीच बीच में नदी के दोनों ओर बांस और लकड़ी के काम चला वो पुल। अपने आप बना लेते हैं लोग ऐसे पुल, लगाते हैं छलांग छोकरे बहते पानी के अंदर, डुबोकर पैर बैठी रहती है देर देर तक छोकरियां तट की शिलाओं पर।
अलापती है कड़िया लोकगीत की, डरता नहीं है कोई इस नदी से, प्यार ही प्यार मिलता है इसको। तो एक नदी जो सबकी प्यारी है, सबकी जीवन दायिनी है, सबका प्यार पाकर वो निर्बाध होकर अनर्गल वो बहती रहती है। आगे का चित्र देखिए। शिकार भी खुश, अमीर भी खुश, शिकार भी खुश, अमीर भी खुश, गरीब भी खुश। अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों की खातिर। अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों की खातिर। कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक, कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक। लेते हैं अंगड़ाई मोती फलियों के अंदर, छीमियों के अंदर। ढलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में, ढलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में। नाच की धिरकन, गीत का आलाप, प्यार की सिहरत, जीत का हुलास क्या नहीं है वो। नाच की थिरकन, गीत का आलाप, प्यार की सिहरत, जीत का हुलास क्या नहीं है। साथिन है सुख दुख की सब कुछ है, साथिन है सुख दुख की सब कुछ है। क्या नहीं है वो अपनी जनता के लेखे। तो नदी का एक आकर्षक चित्र यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। देखो नदी जो है, नदी के कारण लोग आबाद है, पशु पक्षी आबाद है, पेड़ पौधे आबाद है, सब खुश है। देखो कितना स्वच्छ नदी है, उसके नदी के किनारे खेत है, तो वहां नदी के किनारे गांव है, गांव के लोगों की जिंदगी खुशहाली से भरी हुई है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी स्वच्छ है। देखिए शिकार भी खुश, अमीर भी खुश, गरीब भी खुश, सब प्रकार के लोग हैं हमारे समाज में। कोई लोग शिकार करते हैं, कोई शिकारी का कोई शिकारी है तो उस कोई अमीर है, कोई गरीब है। इस तरह समाज के सभी तबके के लोग, सभी प्रकार के लोग खुश है उस नदी से, क्योंकि नदी का पानी सबको समान रूप से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए स्वच्छ जल और गरीब के लिए मलिन जल, ऐसा नहीं है। नदी के लिए सब एक समान है। तो इसलिए उस नदी के कारण उस गांव के सभी लोग, शिकार भी खुश है, अमीर भी खुश है, गरीब भी खुश है। और अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों के खातिर। देखिए जब फसल उगने लगते हैं तो उनके लिए ये पानी जो है अमृत है। जैसे आप अपने घर में कोई पौधा उगाने लगते हैं, अगर उसे 4-5 दिन पानी नहीं देंगे तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो पानी उनके लिए अमृत होता है, उनके लिए जीवन दायिनी होता है। देखिए यहाँ नदी के किनारे कितने फसल उग रहे हैं, वो उनके लिए फसल अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों की खातिर। और कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक। रौनक माने क्या है? शोभा, 7 रंगों वाली शोभा। क्योंकि ये जैसे पानी से, स्वच्छ पानी के कारण उगने वाले जो कलियां जो है, उससे जब फूल, जैसे कि वो फूल बन जाते हैं कलियां खिलकर, उसकी शोभा देखने लायक है, निखर उठते हैं उसकी शोभा। साधारण फूल जैसे नहीं होते। नदी के किनारे उगने वाले जो पौधे हैं, उनमें खिलने वाले फूलों को आप देख लीजिए, क्योंकि वो प्राकृतिक जो वातावरण में, अस्वाभाविक वातावरण नहीं, जो प्राकृतिक वातावरण में पलने वाले वे पौधे बहुत ही हृष्ट पुष्ट होते हैं। उनमें खिलने वाले जो फूल जो है, उनकी सतरंगी रौनक होती है। तो कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक, बहुत शोभा मिलती है। और कलियां फिर क्या करते हैं? देखिए इसमें एक चित्र में देखिए, ये जो मटर का जो पौधा मैंने दिखाया है, उसके अंदर से वो जो कलियां जो है वो स्प्राउटेड होकर
वो अंकुरित हो जाते हैं, बाहर की ओर वो जो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसे इसे कवि ने ऐसे काव्यमयी भाषा में कहा है, लेते हैं अंगड़ाइयां मोती फलियों के अंदर। फलियां माने क्या है? ये जो स्प्राउटेड सीड जो होता है उसे कहते हैं। उसके अंदर से धीरे धीरे ये जो फलियां जो है बाहर आ जाती है। झीमी माने वो भी वही है, फलियों के अंदर, यानी कि स्प्राउटेड सीड। तो एक धीरे धीरे, जैसे कि आपने पौधों में कली को खिलते हुए देखा होगा, एक छोटी सी कली होगी, फिर धीरे हर एक दिन आप जाकर देख लीजिएगा, उस कली के अंदर से धीरे धीरे वो जो फूल जो है अपना चेहरा दिखाते हैं, दिखाते दिखाते वो पूर्ण रूप से खिल जाते हैं। तो इसे अंगड़ाइयां लेना कहते हैं। जैसे कि हम सोते जैसे नींद में है और सुबह सुबह सोते वक्त हम जैसे धीरे उड़ते, धीरे धीरे हमारी आंखें खोल लेते हैं अंगड़ाइयां लेते हुए, उसी तरह कलियां जब सोने से, नींद से उड़ जाती है तब वो फूल बन जाता है। तो उसी से अंगड़ाइयां लेना मतलब वही है, जैसे कि वो पूरी तरह फूल बन जाते हैं। तो उस नदी के कारण कौन कौन खुश है? सभी प्रकार के लोग खुश है। फसलों के लिए नदी का पानी अमृत के समान है, और उसी पानी के कारण कलियां अंकुरित हो फलियों के अंदर से अंगड़ाई लेकर बाहर आने लगती है। देखिए, ठलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में। ठलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में, नाच की धिरकन। ठलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में, नाच की धिरकन, गीत का आलाप, प्यार की सिहरन, जीत का हुलास क्या नहीं है। माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बहू भी है, सहेली भी है, प्रेयसी भी है, साथिन है सुख दुख की, सब कुछ है। क्या नहीं है वो अपनी जनता के लेखे। यहाँ लेखे से मुझे लग रहा है कि यहाँ के लिए ऐसा ही लिखना काफी संगत होगा। तो ठलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में, जैसे कि कलियों को हमने खिलते हुए देखा था, अंगड़ाइयां लेते हुए धीरे धीरे खिल रहा। तो उस खिलते हुए फूल के अंदर फलित रस, उसके अंदर जो शहद है उसी को यहाँ फलित रस कहते हैं। तो उसकी जादू, उसके स्वाद जो है जादुई स्वाद है, कहीं और हमें ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई हम भी ऐसे बचपन में किया होगा, जैसे कि कली जब फूल बन जाती है तो उनके अंदर से शहद हम ऐसे चूस कर लेते हैं, शहद पीने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही स्वाद होता है उसके। इसलिए कवि कहते हैं स्वादों के जादू इन फलित रसों की रूह। रूह माने क्या है? आत्मा है। तो ये जो पौधे जब कलियां जब फूल बनकर खिल जाती है, उनके अंदर जो शहद है तो वो उसमें जादुई स्वाद है। और नाच की थिरके, तो फिर जब चारों ओर कलियां खिल जाती है तो प्रकृति को देखकर हमें ऐसा लगता है प्रकृति नाच रही है। नाच की धिरकन माने वही है, डांस की स्टेप्स है, गीत का आलाप है। हमें ऐसा लग रहा है चारों ओर सुहावना गीत सुन रहे हैं, प्यार की धिरकन है। ये सब प्रकृति के प्यार की सिहरन है। प्यार के कारण सब सिहर रहा है, सभी काम रहा है, क्योंकि उस प्रकृति के प्यार के कारण नदी के उस स्वच्छ पानी से जब कलियां खिल उठती है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, प्राणियों को पानी मिलता है, और पौधों में जो कलियां जो है वो पुष्पित हो जाते हैं, खिल उठते हैं, फूल बन जाते हैं, उनके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट शहद होता है। तो प्रकृति एक तरह से नाच रही है। प्रकृति गीतों का आलाप हम वसंत काल में देखिए कितनी पक्षियों का स्वर हम सुन सकते हैं। तो एक तरह से प्रकृति गीत गा रही है, और चारों ओर प्यार की सिहरन है। प्यार से सब काम रहे हैं, प्यार ही प्यार है। वहां किसी के मन में मलिनता नहीं है,
किसी के मन में क्रूरता नहीं है, सभी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। एक तरह से प्रकृति की जीत का उल्लास है ये, जीत का आनंद है ये। सभी एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। ऐसे एक समाज के बारे में आप सोचिए। सोचने से हमें कितना आनंद होता है। अगर वो अमल में आ जाए तो वो जीत का आनंद ही है ना। तो जीत का उल्लास है। तो इसलिए कभी पूछे क्या नहीं है वो। जैसे ही पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण की वजह से, स्वच्छ प्रकृति की वजह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, मनुष्य सब खुश है, तो फिर इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। और नदी की तुलना आगे कभी क्या किन किन से करते हैं, माँ भी है, बेटी भी है। देखो नदी सभी के लिए, हर किसी के लिए अलग अलग है नदी से रिश्ता। लोग अलग अलग रिश्ते बनाते हैं। नदी में जो प्राणी रहते हैं उनके लिए नदी माँ है, क्योंकि हमेशा नदी उनका संरक्षण करती है। और किसी के लिए बेटी है। बड़े बुजुर्गों के लिए नदी उनकी बेटी जैसी है, बहन जैसी है, बहू है। इन सबके साथ हम मर्यादा पूर्वक व्यवहार करती है। इसलिए हमें इन रिश्तों के द्वारा कभी नदी की तुलना करती है, सहेली है। इसलिए तो वो लड़कियां अपना पैर डुबोकर तट की शिलाओं में बैठती है, उनकी सहेली है। लड़कों की प्रेयसी है, तभी तो वे छलांग लगाकर नदी में कूद पड़ते हैं, तैरते हैं। तो इस तरह हर किसी का अलग अलग रिश्ता है नदी से। सभी मानवीय रिश्ते हैं, सभी का मानवीय रिश्ते है ये नदी के साथ। प्यार के रिश्ते हैं। रिश्ते जब प्यार के होते हैं ना, साथिन है सुख दुख की। सभी अगर किसी को सुख है, कोई विजय प्राप्त हुई है, तो नदी के पास आकर विजय मनाते हैं। जब मन में दुख होता है तब भी नदी के किनारे आकर अपना दुख बताती है। तो सुख दुख का साथिन भी है ये, सब कुछ है। उनके जीवन का क्या है नदी, जीवन का सब कुछ है। हमारे जीवन का सब कुछ नदी है, क्या नहीं है वो अपनी जनता के लिए। तो इस तरह नदी का ये रिश्ता जो है हमारे वर्णन से भी अतीत है। सभी लोग इस नदी के कारण खुश हैं। तो अब प्रश्न है, फसलों के लिए नदी के पानी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अमृत के समान होते हैं, क्योंकि फसलों के लिए नदी जीवन दायिनी है, अमृत के समान है। नदी के पानी से कलियां कैसे शोभित होती है? नदियां सतरंगी रौनक आ जाती है, कलियों को सतरंगी रौनक मिल जाती है नदी के स्वच्छ पानी से। नदी का पानी स्वच्छ है, तभी तो कलियों को सतरंगी रौनक मिल जाती है। ढलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में। इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि जब कली फूल बन जाती है, उसकी रूह में, उसकी आत्मा में शहद होती है, उसकी आत्मा ही शहद होती है। तो वो शहद की जादू, शहद का जादुई स्वाद की ओर कभी इशारा करते हैं। इसका और एक तात्पर्य है, अगर हमारे मन में प्यार है, प्रेम है, तो हमारे मन में भी हमारी आत्मा भी जादुई स्वाद का अधिकारी होगी। प्यार अमृत के समान है। प्यार से ही प्यार हमें मिलता। हम दूसरे से प्यार करेंगे तभी तो हमें प्यार मिलेगा। जब हमारे मन में प्यार है तो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो ये भी एक अर्थ है। जिस तरह फूलों के अंदर शहद, मधु का स्वाद है, उसी तरह है मनुष्य के अंदर प्यार। प्यार बहुत ही स्वादिष्ट है, कौन नहीं चाहता प्यार। जिस तरह मधु का स्वाद जो है अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता, उसी तरह मनुष्य के अंदर का प्यार जो है वो भी अतुलनीय है। लेकिन ये प्यार कैसे मिलता है? जिस तरह स्वच्छ जल से, पानी के स्वच्छ जल के कारण ही, नदी के पानी के स्वच्छ जल के कारण ही फूलों में जो मधु है, उसका शहद, उसकी मधु इतनी स्वादिष्ट है,
उसी तरह आपसी व्यवहार से ही लोगों के दिल में प्यार जग उठता है। जिस तरह पर्यावरण की स्वच्छता नदी के स्वच्छता का कारण बनता है, उसी तरह हमारे व्यवहार की स्वच्छता प्यार का कारण बनता है। तो इस तरह आप तुलना करके देख लीजिए। तो ये हमें इसलिए नदी को आईना कहते हैं। हम अपने चेहरे नदी में इसलिए देख सकते हैं, प्यार भरा चेहरा। तो आगे देखें, नदी के सहारे गुजारा करने वालों का संतोष कवि कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये नदी के सहारे गुजारा करने वाले हैं। गुजारा करने वाला नदी के सब जीवन आगे बढ़ाने वाले, जैसे कि लड़के छलांग लगाते हैं नदी से, और लड़कियां इसमें तड़की शिलाओं पर बैठी रहती है। अमीर भी खुश है, शिकार भी खुश है, गरीब भी खुश है, तो सब खुश है नदी के कारण। तो यही नदी के सहारे जीने वालों की खुशियां हैं। फिर नदी की तुलना किन किन से की गई है? नदी की तुलना किन किन से की गई है? माँ से, बहन से, बेटी से, प्रेयसी से, सहेली से, सुख दुख की साथिन से की गई है। सभी मानवीय रिश्तों से नदी की तुलना की गई है। अब हम भावार्थ की ओर जाएंगे। अमीर, गरीब, शिकार, शिकारी, किसान, फसल, सभी नदी के कारण खुश हैं, स्वस्थ हैं। फसलों के लिए तो नदी के पानी की एक एक बूंद अमृत के समान है। नदी के स्वच्छ पानी से कलियों को सतरंगी रौनक मिलती है, और वे फलियां व छीमियों के अंदर से बाहर धीरे धीरे अंकुरित होने लगती है। वे कलियां फलियां व छीमियों के अंदर से बाहर धीरे धीरे अंकुरित होने लगती है। इस तरह खिलने वाले फूलों के रस का स्वाद जादू समान है, अर्थात स्वच्छ व स्वस्थ पानी से अंकुरित फूलों का रस अत्यंत स्वादिष्ट है। नदी से आबाद इस गांव में सब खुश है। जिंदगी यहाँ नाच की धिरकन, गीत का आलाप, प्यार की सिहरत और जीत का हुलास जैसे है। हर कोई नदी के साथ अपना अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, जैसे माँ, बहन, प्रेयसी, बेटी, बहन, बहू आदि। तो इस तरह सभी मानवीय रिश्तों से नदी की तुलना की गई है। एक बार फिर से देखें, शिकार भी खुश, अमीर भी खुश, गरीब भी खुश। अमृत होता है एक एक बूंद पानी फसलों के लिए। कलियों को मिलती है सतरंगी रौनक, लेते हैं अंगड़ाइयां मोती फलियों के अंदर, झीमियों के अंदर। ढलते हैं स्वादों के जादू फलित रसों की रूह में। नाच की धिरकन, गीत का हुलास, गीत का आलाप, प्यार की सिहरत, जीत का हुलास क्या नहीं है वो। माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बहू भी है, सहेली भी है, प्रेयसी भी है, साथिन है सुख दुख की, सब कुछ है। क्या नहीं है वो अपनी जनता के लिए। तो ये नदी का एक स्वच्छ चित्र। आगे नदी के जीवन में या नदी को क्या होता है, नदी की अवस्था क्या होती है, तो ये एक खुशहाल तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत किया है नागार्जुन ने। लेकिन आजकल के जमाने में हमें मालूम है कि ऐसे स्वच्छ नदी, ऐसे स्वस्थ नदी हमें कहीं नजर नहीं आती। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपने उन्नति के लिए नदियों पर हस्तक्षेप करते हैं, नदियों पर कूड़े करकट छोड़ देते हैं, जिसके कारण नदियां सूख जाती है, नदियों का जल मलिन हो जाता है। ऐसे नदी की ये जो नदी के कारण गांव आबाद थी, ऐसे एक स्वस्थ नदी किस तरह रूठ जाती है, लोगों से किस तरह वो रूठ जाती है, इसका चित्रण हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।